नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस महीने में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का एग्जाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्जाम्स में खासकर GS के पोर्शन में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ही अहम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बात को मार्क कीजिए, ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक ना हर एक सेट में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपका सारा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर्स को तुरंत देख लेते हैं। ओके, इस सेशन में क्या क्या खास होने वाला है ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। ये SSC CHSL 2021 स्पेशल है। ओके, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे आधे घंटे में या 40 मिनट में। ओके, और ये तो सही है एकदम बात कि हर एक सेट में एक ना एक प्रश्न छपेगा ही। ओके, और एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। ओके, इसमें आपका भी फ़ायदा कुछ होगा, कुछ हमारा भी फ़ायदा होगा। ओके दोस्तों, और फिर वीडियो को भी लाइक करना यदि आपको पसंद आए तब। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसके क्षेत्र में ये पूछ दिया था, तो टेलीविजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गोल्डन ग्लोब में किसे मिला है, नोमाडलैंड। किसके द्वारा, किसे मिला है, किस मूवी को, तो नोमाडलैंड को। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोमाडलैंड। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न का और हम लोग कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा और बातें कुछ जानिए आप लोग कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नोमाडलैंड के लिए चलो जाओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आंद्रा डे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, ब्लैक पैंथर के नाम से मशहूर थे। आइए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। इस सेशन में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो इसलिए टेंशन ना लीजिए, बस हमारे साथ बने रहिए। अगला प्रश्न है कि इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल 2021 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी। तो 2021 फुटबॉल इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी ओडिशा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, ओडिशा के द्वारा। और आपको पता है कि ओडिशा में 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है। साथ ही साथ फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था और इस बार कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरजबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर सूरजबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। और ये जो भारत भारती सम्मान है, ये उत्तर प्रदेश का साहित्य के क्षेत्र में, खासकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, ध्यान रखिएगा, भारत भारती पुरस्कार से किन्हें, डॉक्टर सूरजबाला को सम्मानित किया गया है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बस इतनी सारी बातें थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके हिस्ट्री के लिए। और यदि ये प्रश्न पूछ दिया तो शायद आप लोगों को लगेगा कि हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन नहीं, ये प्रश्न किसका है, करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि सीतागढ़ी हिल्स कहाँ है, तो झारखंड में। कहाँ है दोस्तों, झारखंड में। और सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ की खोज की गई है। ठीक है, झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर जी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इन्होंने ही PIB मतलब प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। ठीक है, जो UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए PIB का न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्नों को देखेंगे कि हाल ही में भारतीय संसद ने लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी चैनल का विलय करके किस नए टीवी चैनल की शुरुआत की है। चाहे वो फ्री डिश हो, चाहे वो कोई भी डिश हो, उस पर फ्री में अवेलेबल रहता था राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। ठीक है, अब ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया संसद चैनल। क्या, संसद चैनल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज किया गया, मतलब विलय किया गया और उसे एक अलग नाम से चला जा रहा है जिसका नाम है संसद टीवी या संसद चैनल। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में इसरो द्वारा सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनाती कर दी गई है।
यह सैटेलाइट किसके द्वारा निर्मित है? तो जितने भी सैटेलाइट होंगे इसरो लॉन्च करता है, निर्मित किसके द्वारा होता है? DRDO और इसरो मिलकर ही निर्मित करता है। लेकिन ये जो सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट है ये किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा, ठीक है। और सिंधु नेत्र है मतलब सिंधु नदी पर ये निगरानी करने के लिए सैटेलाइट है, ठीक है। साथ ही साथ हाँ बस नदी और समुद्र महासागर का निगरानी करने के जो हमारे रीजन में है, जो हमारे आसपास है, उसके लिए ये सैटेलाइट है जिसका नाम है सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट। हो सकता है आपसे पूछ दे कि सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस व्हीकल के द्वारा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तब तक अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 3 मार्च को हर एक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। मार्च में 3-4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं जिसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष किस दिन? 3 मार्च को, ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना के वार्षिक युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? तो इंडिया। कौन सा? इंडिया इसमें पहली बार भाग लेगा। आपको सिंपल सा इस प्रश्न में ये याद रखना है कि ये जो युद्धाभ्यास है डेजर्ट फ्लैग, ये कौन सा देश करता है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात होस्ट करता है इसको, ठीक है। और ये वायुसेना का सेनाभ्यास है। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि ईस्ट चाइना सी में स्थित सेनकाकू द्वीप अभी खबरों में रहा है। इस द्वीप का विवाद किन देशों के बीच है? सबसे पहला प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट चाइना सी, यदि आपसे गलती से पूछ दिया कि ईस्ट चाइना सी किस ओशियन में है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट चाइना सी में स्थित है सेनकाकू द्वीप। इस पर विवाद चलता रहता है हमेशा, किन किन देशों के बीच? तो जापान, चीन और ताइवान, मतलब इनमें से सभी। तो जापान, चीन और ताइवान के बीच हमेशा विवाद होते रहता है इस द्वीप को लेकर, सेनकाकू द्वीप को लेकर, ठीक है। और इस पर फिलहाल अभी जापान का कब्जा है। इतनी बातों को याद रखिएगा कि सेनकाकू द्वीप कहाँ है? तो ईस्ट चाइना सी में स्थित है। ईस्ट चाइना सी कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में स्थित है। और इस पर किस किस देश का विवाद है? तो जापान, चीन और ताइवान। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों MC मैरी कॉम को। किन्हें? MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किन्हें? MC मैरी कॉम को। और इन पर एक पुस्तक आई थी, इनका ही लिखा हुआ था, अनब्रेकेबल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अनब्रेकेबल पुस्तक किन पर लिखी गई है? तो MC मैरी कॉम, और इन्होंने मतलब इनका ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे दिया गया? मतलब कि किस इंडिया के किस सिटी में रहना सबसे ज़्यादा सुगम है? ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेंगलुरु को, किस शहर को, ध्यान रखिएगा आप लोग, बेंगलुरु को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। शायद आपके लिए दिया हुआ हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ चलिए दिया हुआ है। फर्स्ट पर बेंगलुरु है, सेकेंड पर पुणे है, थर्ड पर अहमदाबाद है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? मुजफ्फरपुर बिहार का है। ओके, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मोहन कृष्ण बोहरा जी को। किन्हें? मोहन कृष्ण बोहरा जी को 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप लोग आसानी से मैच करा सकते हो इनके नाम को कि बोहरा और बिहारी पुरस्कार, ठीक है। बिहारी पुरस्कार सिर्फ नाम है, ये नहीं कि ये पुरस्कार बिहार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार राजस्थानी भाषा में लिखे हुए साहित्य को दिया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, बिहारी पुरस्कार। और ये बिहारी पुरस्कार का नाम हिंदी प्रसिद्ध के कवि बिहारी लाल के नाम पर रखा गया है। ओके, और जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, चाहे फिर वो व्यास सम्मान हो, चाहे फिर सरस्वती सम्मान हो, चाहे फिर आप इसी को देख लीजिए, बिहारी सम्मान को देख लीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ पुस्तक का नाम आप एक बार ध्यान रख लीजिए, पूछेगा नहीं लेकिन एक बार ध्यान रखिए किस पुस्तक के लिए मिला है? तो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। किसके लिए? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? फिर से वही मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए मैं इसमें आपको बताता हूं। तो इसरो के द्वारा अमेजेनिया एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो किसका है? ब्राज़ील का था। किसका था? ब्राज़ील का था, ठीक है। ये किसके द्वारा? तो PSLV C51, शायद आपको इधर दिख जाए, एक मिनट, ये देखिए, PSLV C51 के द्वारा अमेजेनिया के साथ साथ और सिंधु नेत्र सर्विलेंस सैटेलाइट, ये सारे को लॉन्च किया गया था। ओके दोस्तों, मतलब अपने के साथ साथ 18 अन्य सहयात्री उपग्रह भी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV C51 पर लॉन्च किया गया था। और ये सारा लॉन्चिंग कहाँ से होता है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा
में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी। तो अमेजोनिया सैटेलाइट किस देश का है? ब्राज़ील का है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में 2021 के पहले सप्ताह में सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और ये सब बस इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की सुझाव देने हेतु ही इन्हें मिल रहा है, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को किस रूप में मनाएगी? तो केंद्र सरकार आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्या अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगी और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अब कब से होगा? ये 12 मार्च से हो चुकी है। ये तो आपको शायद पता ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से ये सारी बातें आपको करवाई गई थी श्वेता मैम के द्वारा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा अरबपति एज यूजुअल चाइना में है, सेकेंड पर अमेरिका है और थर्ड पर कौन है? हमारा भारत है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है? चाइना में है। और इंडिया का रैंकिंग क्या है? तीसरा है। ओके दोस्तों, अब आइए, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो जिम्बाब्वे। आप लोगों ने जिम्बाब्वे का नाम अवश्य सुना होगा। तो जिम्बाब्वे कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। कोवैक्सीन किसके किसके द्वारा बनाया गया है, ये मैंने कल ही आपको बताया था। चलिए, आप लोग फिर से समझ लीजिए, कोवैक्सीन किसके किसके द्वारा? तो ICMR और भारत बायोटेक दोनों के संयुक्त पहल है कोवैक्सीन। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि कोवैक्सीन हमारा स्वदेशी वैक्सीन है और ये बहुत सारे देशों में भेजा जा चुका है। और अफ्रीका का पहला देश जिम्बाब्वे बना इसे अप्रूव करने वाला। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच बनी मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह किस नदी पर बना है? तो ये फेनी नदी पर बना है। कौन सा नदी दोस्तों? फेनी नदी। त्रिपुरा, ये आपका जो त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी बहती है और यही मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। यदि बात कर ले कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखिए, आपको मैं शायद इसके बारे में दिया हुआ हो। हाँ, बांग्लादेश में रामगढ़ और भारत में सबरूम, ठीक है। मतलब त्रिपुरा में सबरूम जगह है और बांग्लादेश में रामगढ़ जगह है। तो ये दोनों को जोड़ता है कौन सा? मैत्री सेतु। और कौन सा नदी पर? फेनी नदी पर, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको एक और बात बताया है, क्या बताया है? कि इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बांग्लादेश है। तो उससे संबंधित जितने भी न्यूज होंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। क्यों? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए कि क्यों इस साल बांग्लादेश काफ़ी न्यूज में है? वो अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस वर्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? तो कैरोलिना मारिन स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता रही है। और रनर अप कौन रही है ये भी ध्यान रखिएगा। रनर अप हमारी PV सिंधु रही है। तो ये गोल्ड मेडल जीती और ये सिल्वर मेडल जीती है। ओके दोस्तों, तो चलिए, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में PV सिंधु ने कहाँ किस टेनिस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है? तो स्विट्जरलैंड ओपन या स्विस ओपन। ओके दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइनल में कैरोलिना मारिन द्वारा हराया गया। और शायद आपको पता हो जो रियो ओलंपिक हुआ था, हाँ, जो रियो ओलंपिक हुआ था तो उसमें भी ये हारी थी कैरोलिना मारिन से ही। ओके, कौन? PV सिंधु जी। चलिए, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में संपन्न हुए दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा था? तो आपको पता होगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का दूसरा वर्जन मतलब सेकेंड एडिशन ये भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ। पहला एडिशन भी वहीं हुआ था और टॉप पर भी जम्मू और कश्मीर ही रहा, ठीक है। मतलब होम ग्राउंड में छा गए ये सारे। ओके दोस्तों, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात थी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच दुस्तलिक सेनाभ्यास शुरू हो गई है? तो मतलब कि सिंपल सा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि दुस्तलिक या दस्तलिक सेनाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान। किसके किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान। और आपको पता होगा कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो देश है ये सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सेनाभ्यास हुआ था, कहाँ? उत्तराखंड में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे
कि हाल ही में किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। कौन सा दोस्तों? सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का रैंक क्या है? आपको दिख रहा होगा नीचे, भारत का रैंक 121 है। ठीक है, तो ये सारी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, हल्का सा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में फर्स्ट पर कौन है? सिंगापुर। और इंडिया की रैंक क्या है? 121, 121, 12 का 1, 4 नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा एक बात और जानिए कि यह किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो अब ये हर महीने का इसका सिस्टम हो गया, हर महीने किसी न किसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो इस बस रविचंद्रन अश्विन को, किन्हें? मतलब इस महीने रविचंद्रन अश्विन को बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और वुमेन में किसे दिया गया है आप लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इंग्लैंड के नाम उनका है टैमी ब्यूमॉन्ट। क्या नाम है? टैमी ब्यूमॉन्ट। इन्हें दिया गया है वुमेन में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह दोयल का निधन हो गया है? तो ये जो निधन है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आपसे सिंपल सा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, तो एथलीट थे ये, और ये ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के भी विजेता थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है, ये सेम है, बस नाम इधर आगे बदल गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को अभी बनाया गया है, और ये आते ही 3-4 उल्टे पुल्टे बयान दे दिए हैं। आपको शायद पता हो यदि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो। चलिए मैं ज़्यादा उस बयान के बारे में बात नहीं करूंगा। सिंपल सा प्रश्न था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो तीरथ सिंह रावत। क्यों? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा। ओके, इसीलिए। और उत्तराखंड में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, तो ये सारी चुनावी रणनीति चलते रहती है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइक्वाइज FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो ये हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइक्वाइज मतलब FIAF से सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन जी का नाम। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना सेनाभ्यास शुरू किया है? तो ये काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है और ये आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रांस ने, किसने? फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना सेनाभ्यास शुरू किया है। ओके दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा ये सारी बातों को। और राफेल विमान कहाँ से आने वाला था? ये तो आपको पता ही होगा, कहाँ से? फ्रांस का ही था, डसॉल्ट कंपनी। ओके, चलिए अब ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये देश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए कि हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में फिर से धधक उठने के कारण चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, तो इंडोनेशिया का बहुत सारा ज्वालामुखी जो हमेशा धधकते रहता है। क्यों? इसका मुख्य कारण ये है कि इंडोनेशिया जो है प्रशांत महासागर के एरिया में बसा हुआ है। ओके, और आपको पता होगा कौन कौन सा ज्वालामुखी इसमें है जो कि हमेशा, तो माउंट मेरापी, ये फिर माउंट सिनाबुंग हो गया, और 1-2 और है छोटे छोटे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का जावा द्वीप इसीलिए फेमस है। ओके, चलिए, और उसकी राजधानी जाकर्ता जो है जावा द्वीप पर ही है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन कुछ दिन में इसका राजधानी चेंज होकर क्या हो जाएगा? कालीमंतान हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि थॉमस बाख को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये थॉमस बाख जी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष रहेंगे। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगला जो पेरिस में होने वाला है ओलंपिक, उसकी भी अध्यक्षता यही करेंगे। कौन? नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, थॉमस बाख। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे तो ये प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक बार देख लीजिए। प्रश्न क्या है कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये मनोज तिवारी नहीं, अनुराग ठाकुर जी। कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर जी प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बने हैं सरकार में रहते हुए। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए जो अनुराग ठाकुर जी हैं ये किस मंत्रालय से संबंधित हैं। ओके दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके ये सारी बातों को बताएं मुझे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस ने चीन के साथ, किसके साथ? रूस ने चीन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो
सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किन दो देशों ने की है, तो एक है चाइना और एक है रूस। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये हमारी मिताली राज जी है। कौन है? मिताली राज जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। साथ ही साथ कुछ और प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है, तो ये कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी। किस खेल से रिलेटेड है, तो चेस। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए आपको ये प्रश्न दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यात्रा का उद्घाटन किया है? यह गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। और आपको पता होगा कि दांडी मार्च भी शुरू हुआ था 12 मार्च में कोई। ठीक है, तो इसी दिन ये पद यात्रा शुरू किया गया। ओके दोस्तों, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दांडी मार्च था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका 91वां 91वां वर्ष है। ठीक है दोस्तों, और आज़ादी का ये 75वां सालगिरह है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है और इनकी मुख्य प्रशासक उनका नाम था दादी हृदय मोहिनी। इनका निधन हो गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। या सिंपल से आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में दादी हृदय मोहिनी का निधन हो गया है, वो किस फील्ड से संबंधित थे? तो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है, इसकी मुख्य प्रशासक थी। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कारक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? आप लोग ऑडियो कैसेट टेप के बारे में अवश्य जानते होंगे। नहीं जानते हैं? आइए मैं इसका रेखा चित्र आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा ऑडियो कैसेट टेप है ना? आप लोगों ने इसके साथ बहुत सारा खेला था। इसमें उंगली घुमा घुमा के हम लोग रील अंदर किया करते थे, यदि आप लोगों को याद हो तो इसके आविष्कारक कौन थे? लू ओटेंस साहब थे और इनका निधन हो गया हाल फिलहाल में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अरे हाँ भाई, ये दोनों साइड से लग कर बच सकता था। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, बस एक सिंपल सा छोटी सी जानकारी थी आप लोगों को ध्यान रखने लायक कि हाल ही में क्वेड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से पहली बार मोदी जी ने क्वेड की पहली वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया है। और वर्चुअल मीटिंग किस लिए? कोरोना के कारण। क्वेड देशों में कौन कौन सा देश है? तो ऊपर से चलिए, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, एक जापान है और एक इंडिया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग थी और इसमें नरेंद्र मोदी साहब पहली बार भाग लिए थे। ओके, और इसका एक मालाबार एक्सरसाइज, क्वेड देशों का मालाबार एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में हुआ था राजस्थान में, तो ये पूछ सकता है कि मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच? तो ये क्वेड देशों के बीच होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस राज्य ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरुआत की है? तो किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए आपके लिए दिया गया है। हाँ, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी VVI ट्रिपल स्टार जितना मारना है मार लीजिए। प्रश्न है कि हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद मतलब चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GP सामंत को। किन्हें? GP सामंत को। ध्यान रखिएगा कि GP सामंत को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। ओके, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, नाम उसका क्या है? सुगाकू, उपयोग के लिए तैयार है। इसे किस देश ने बनाया है? मतलब कि विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुगाकू, और इसे किस देश ने बनाया है? तो जापान ने। किसने बनाया है? जापान ने। ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की विजेता कौन बनी है? तो ये अनामिका जी बनी है। किस पुस्तक के लिए? तो ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, इस बार आप बताओ कमेंट करके। तो चलिए, जो व्यक्ति जहां तक वीडियो को देख रहे हैं वहां तक मैं आपके लिए एक प्रश्न में छोड़े जा रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट कर सको। ओके, और जो लास्ट तक देखेंगे उनके लिए 4-5 प्रश्न हो जाएंगे ताकि वो लोग आसानी से इन सारे प्रश्नों का जवाब दे सके और उनका लिए ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अनामिका जी को ये बिहार की ही रहने वाली है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी श्वेता मैम के द्वारा। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आई बटन में आपको वो वीडियो डलवा दिया जाएगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद ओके, आपके लिए देख लीजिए एक्स्ट्रा मसाला में बहुत सारे प्रश्न, ये सारे प्रश्न उस समय कराए गए थे। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है।
ये काला नमक चावल है, ठीक है, और एक लाल चावल है। तो लाल चावल यदि आप लोगों ने न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था, करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ कवर की गई थी कि लाल चावल की पहली खेप अमेरिका भेजी जा रही है। कहाँ से? असम से। ओके दोस्तों, और ये काला नमक चावल महोत्सव है कहाँ? सिद्धार्थनगर में। ओके, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। और ये जो काला नमक चावल है इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। और चावल से एक और बात आ गई, बासमती चावल, जो कि पाकिस्तान के बासमती चावल को भी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो चावल से रिलेटेड इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सांगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो सांगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है और इसमें अभी हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है। तो इक्वाडोर के बारे में भी आप लोग जानकारी ले लीजिएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दी गई थी। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में आइसलैंड में, कहाँ दोस्तों? आइसलैंड में भी एक पहली बार 900 सालों में क्या हुआ है? एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बताइए, जबकि वो कितना ठंडा जगह है, लेकिन पृथ्वी के अंदर हमेशा गर्मी बनी हुई है और आंतरिक हलचलें उसके हमेशा अट्रैक्ट, मतलब क्या उसको बोलते हैं, टकराती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं होते रहती है। ओके दोस्तों, तो ये इक्वाडोर में सांगे ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा। और इक्वाडोर की राजधानी क्या मैंने आपको बताया था? क्यूटो। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ। देखिए, आपके लिए यह आ भी गया कि इस वर्ष बांग्लादेश की आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ है, तो इसीलिए बांग्लादेश काफ़ी न्यूज में है। ओके दोस्तों, तो बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर बैसाखी टीवी चैनल ने बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? तो बांग्लादेश में पहली बार कोई न्यूज चैनल पर ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है? तसरुबा आनंद शिशिर। क्या? तसरुबा आनंद शिशिर। आई होप कि आपको इनका नाम आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए नाम को, तसरुबा आनंद शिशिर। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब? 8 मार्च को हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये प्रश्न तो आपसे कोई यदि स्वप्न में भी पूछ देगा तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला की शुरुआत हुई है? तो इसी के आसपास, मतलब 12 मार्च 13 मार्च के आसपास क्या हुआ था? शिवरात्रि हुआ था, ठीक है। और उसी समय हिमाचल प्रदेश में एक मेला की शुरुआत होती है जिसका नाम है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक और मेला है जिसका नाम है हेरथ फेस्टिवल। कौन सा? हेरथ फेस्टिवल। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, शिवरात्रि के अवसर पर ही, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा फेस्टिवल है? हेरथ फेस्टिवल। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021 की विजेता कौन सी टीम बनी है? कुछ ही दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला है, लेकिन ये क्या है? आईएसएल। तो आईएसएल की विजेता क्या कौन बनी है? तो मुंबई सिटी एफसी बनी है, ठीक है दोस्तों। और आईपीएल 2020 की विजेता कौन बनी थी? तो ये भी मुंबई इंडियंस ही बनी थी। ओके, और एक और प्रश्न आपसे आगे पूछा जाएगा, उसका भी विजेता कौन बनी है? मुंबई ही बनी है। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये देखिए, मैंने भी आपको बताया कि मुंबई ही बनी है, लेकिन बस सिर्फ आप लोग ध्यान रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये तमिलनाडु। कौन बनी है दोस्तों? तमिलनाडु, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए मैं ही देता हूँ कि 14 मार्च को। कब? नहीं 14 मार्च नहीं, 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आपके लिए वीडियो प्रीमियर कर दिया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए। ओके दोस्तों, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पर है। बस ये एक छोटा सा न्यूज है, ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली तरीके से। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विराट कोहली साहब का एक न्यूज आ गया कि उनमें से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन? विराट कोहली साहब जी, ठीक है। तो ये 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं T20 में, T20 इंटरनेशनल में। ओके, और वैसे T20 ओवरऑल बात कर लें हम लोग तो गेल साहब को 10,000 से पार रन है T20 में। पोलार्ड भी 10,000 रन बना चुके हैं, शोएब मलिक भी 10,000 रन बना चुका है। तो ये सारे 10,000 रन पार है T20 में। लेकिन T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? हमारे कोहली साहब जी हैं। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उनमें से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? तो ये हमारी मिताली राज।
और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भी मिताली राज। ओके, अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बस श्रीलंका आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, चांसेस बहुत ही कम है इसके आने के। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो आई कांट ब्रीथ। किसे मिला है? आई कांट ब्रीथ को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसमें? तो ग्रैमी अवार्ड्स में। टेंशन न लीजिए दोस्तों, 1-2 दिन में जितने भी अवार्ड्स मिले अभी हाल फिलहाल में उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ओके, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, अपने यार दोस्तों में वीडियोज को शेयर करते रहना है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके हमसे जुड़कर। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? तो तलवार किनके पास रहता है? यदि आप लोग माँ दुर्गा को जानते होंगे तो उनके पास हमेशा तलवार रहता है। तो कौन? दुर्गा को भवानी भी बोला जाता है। तो भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है। तो बस इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया है? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थे, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, पहला कौन है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ओके दोस्तों, तो पद्म भूषण से सम्मानित थे कौन? लक्ष्मण पाई जी, और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये काफ़ी बढ़िया चित्रकार थे, तो इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है? तो ये अभी अमेरिका बन गया है। सऊदी अरब अभी तेल उत्पादन करना कम कर दिया, इसलिए अमेरिका दूसरा भारत का तेल निर्यातक देश बन गया है। टॉप पर अभी भी इराक बना हुआ है। कौन दोस्तों? इराक अभी भी टॉप पर बना हुआ है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक कौन बनी है? तो ये प्रश्न कई बार आपको करवाया गया एक्स्ट्रा मसाला में, तो शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो कि डेव हॉलैंड जी। कौन? डेव हॉलैंड जी कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक, मतलब कि अमेरिकी मूल के जो नागरिक हैं जिसे आप लोग रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, वो कौन बनी है? डेव हॉलैंड। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका नाम दुआर्ते पेचेको हैं, ये भी 7 दिनों की यात्रा पर आए थे भारत में, और भारत में सारी कार्यवाही इन लोगों ने देखी। लोकसभा में कैसे कार्यवाही होता है, राज्यसभा में कैसे कार्यवाही होता है, ठीक है, और 4-5 दिन रहने के बाद ये घूम फिर कर चले गए। ओके, तो इसलिए खबरों में था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दुआर्ते पेचेको। ओके, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में ही है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये पोलियो के लिए 16 मार्च को हर एक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, बस वैक्सीनेशन ड्राइव अभी चल रहा है इंडिया में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिए। हो सकता है आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस लिए, किस रोग के लिए, तो आप लोग कोविड-19 टिक करके चले आओ, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है? पोलियो के लिए है। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में, लेकिन ये 2030 कब दोस्तों? 2030 तक बनकर तैयार होगा, और उसके बीच में हमारे भारत में मध्य प्रदेश में उससे बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 2022 या 23 तक भारत में तैयार हो जाएगा। उसके बाद 4-5 साल बाद 2030 तक सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर में। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट, किसके तहत? पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो 16 साल। 18 से घटाकर 16 साल किया जाएगा, ताकि ये जो 2 साल के गैप के बच्चे हैं, यदि कुछ बदमाशी करें तो इनको रोका जाए और इनको सजा भी दी जा सके। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए कि किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये धनलक्ष्मी जी हैं। इसमें हिमा दास भी दौड़ रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा गलत दौड़कर शुरू में ही आउट हो गई। ओके दोस्तों, तो धनलक्ष्मी जी फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि टाइम मैगजीन के कवर पृष्ठ पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन बने हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है इलियट पेज। ठीक है, मतलब कवर पृष्ठ मतलब कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन बन गए हैं? तो ये पेज साहब बने हैं। ओके, तो आप लोग आसानी से ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, ताकि आपके सामने यदि ऑप्शन आए तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत ना हो और कोई भी प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स का छोड़े नहीं। ठीक है, और यही एम हमारा है। चलिए
अगले प्रश्न को देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम.ए. गणपति को। किन्हें? एम.ए. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक ही दिन में इसके साथ साथ सीआरपीएफ के भी नए महानिदेशक मतलब डीजी के रूप में या डायरेक्टर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप सिंह को। किन्हें? कुलदीप सिंह को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई थी। ओके दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, सॉरी दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, ये बिपिन रावत जी के द्वारा। किनके द्वारा? हमारे जो सीडीएस हैं बिपिन रावत के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है। कौन सा? बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है, इस प्रश्न को डेली करंट अफेयर्स में भी कराया गया, वीकली में भी कराया गया और आज भी कराया जा रहा है। मतलब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत मुझे है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस पुस्तक में क्या है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से उस समय बताया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्मरण है? बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंदिरा नूई का संस्मरण है। ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? मार्क रूटे साहब। इन्होंने चौथी बार लगातार चुनाव में जीत दर्ज की है, मतलब कि लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कहाँ के? नीदरलैंड के। कौन? मार्क रूटे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर विकसित किया है और इसका नाम क्या दिया गया है? जिस तरह से गूगल प्ले स्टोर है, iOS स्टोर है, तो उसी तरह से भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एक ऐप स्टोर है और उसका नाम रखा गया है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। क्या दोस्तों? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ओके, और इसमें अभी फिलहाल 500 से ज़्यादा ऐप रजिस्टर्ड हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। चलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए किस शहर में स्थित ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। कहाँ दोस्तों? आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के पुणे में स्थित है एक क्या संग्रहालय, क्रिकेट संग्रहालय, और उसका नाम क्या है? ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। ठीक है, और इसको सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया है पूरे विश्व में। कहाँ स्थित है? पुणे में। ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि सामिया सुलूहु हसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है? तो ये पहली बार तंजानिया की कोई राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति, और उनका नाम क्या है? सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सामिया सुलूहु हसन। इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो पहले राष्ट्रपति थे उनका अकस्मात हार्ट अटैक से निधन हो गया। ठीक है, तो पहली बार तंजानिया में कोई महिला राष्ट्रपति बनी जिनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। ओके दोस्तों, और तंजानिया जो अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला खराब है, लेकिन आपकी परीक्षा में कोई देर ना हो, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी से कवर हो जाए, इसलिए आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाया जा रहा है। ओके, कोऑपरेट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये आरा, बिहार से। ठीक है, और ग्राम उजाला योजना में क्या था, मैंने आपको बताया कि आप 10 रुपये दीजिए, साथ ही से एक पीला वाला बॉल दीजिए। ठीक है, जो पहले जलता था ना गाँव में, तो वो वाला बल्ब दीजिए, तो आपको 3 LED बल्ब दिए जाएंगे सरकार की ओर से। तो यही ग्राम उजाला योजना है। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो बिहार के आरा से। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में किस राष्ट्र के नौसेना के साथ एक युद्ध अभ्यास किया? पासेक्स। तो ये बहरीन के साथ किया है। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से आपको बताया गया था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छाट दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सीता एलिया मंदिर से एक पत्थर का उपयोग किया जाएगा। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा। कौन सा मंदिर? सीता एलिया मंदिर। ये कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये मंदिर के बारे में बस। ओके, अब क्या पत्थर लिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो सीता एलिया मंदिर श्रीलंका में है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस 10 मिनट और कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं, और इस वर्ष की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। ओके, मतलब जल की उपयोगिता को आप लोग वैल्यू दीजिए, समझिए। अगला प्रश्न है कि कैच द रेन नामक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो जल दिवस के अवसर पर ही जल शक्ति मंत्रालय, और जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी अभी किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उनके द्वारा एक लॉन्च किया गया अभियान जिसका नाम है
क्या, कैच द रेन, मतलब बारिश की पानी को आप लोग कैच कीजिए, सेव कीजिए। ओके, चलिए। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को, जल दिवस से एक दिन पहले विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा के लिहाज से एक वीडियो लाया गया था और उस वीडियो में क्या था, पर्यावरण, इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उसके बारे में काफ़ी सलीके से उसमें बताया गया है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या थी बिहार दिवस की? जल जीवन हरियाली। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। उनका नाम था जीवी रामकृष्णन, इनका निधन हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। सेबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तब। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्र का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सिंपल सा प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये नृत्य से संबंधित थी। ओके दोस्तों, चलिए, या फिर कला से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ? ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत के अगले न्यायाधीश कौन बनाए जाएंगे। यह प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है, आपको मैं सीधा शॉर्ट में प्रश्न बता दिया कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए जाएंगे। तो एन बी रमन्ना। कौन? एन बी रमन्ना। अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, ये 47 में है और अगले जो बनेंगे वो 48 में होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में आई आईपी इंडेक्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स मतलब बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 40 है। क्या है रैंकिंग भारत की? 40 है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खबरों में रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये राज्य नहीं, केंद्र शासित क्षेत्र है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला शिप टनल कहाँ बनाया जाएगा? आप लोगों ने रोड टनल सुना, रेलवे टनल सुना, अभी आप शिप टनल के बारे में जानिए। तो ये कहाँ? नॉर्वे में बनाया जाएगा पहला शिप टनल। बस यही था नॉर्वे में बनने वाला शिप टनल के बारे में न्यूज। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो हॉल ऑफ फेम 2021 में पहली बार द ग्रेट खली जी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में किस गायिका को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? आशा भोसले जी को। तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार किसके द्वारा? महाराष्ट्र भूषण के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में UIDAI का CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? मतलब जो आपके आधार कार्ड बनाती है उसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गर्ग जी को। किन्हें दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सौरभ गर्ग जी को। ये प्रश्न भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन एक बार देखने में क्या अर्ज है, बस जान लीजिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में सुएज नहर चर्चा में रही, ये किन दो सागर को जोड़ता है? तो सुएज नहर में जाम लग गया था, आपको पता होगा, अब वो जाम क्लियर कर दिया गया है। तो ये सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन? सुएज कैनाल। ओके दोस्तों, आपको पता होगा इसके बारे में, काफ़ी डिटेल से बताया गया था श्वेता मैम के द्वारा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो प्लीज़ आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स की वीडियोज फॉलो किया कीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके लिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि मोदी जी बांग्लादेश घूमने गए थे, तो हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच एक नए पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है उसका दोस्तों? मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, ध्यान रखिएगा। ओके, मुद्रा क्या है? टका है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके होम जिले में, मतलब कि गोरखपुर में। ओके,
योगी आदित्यनाथ साहब गोरखपुर के ही हैं, आपको तो पता ही होगा। ओके दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, बताइएगा क्या कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है। कुछ आप लोग भी किया कीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि अप्रैल मतलब इस महीने में होने वाले वर्चुअल क्लाइमेट समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अमेरिका। लेकिन COP26 का मेजबानी जो इस वर्ष होगा उसका मेजबानी कौन करेगा, तो ये यूके इंग्लैंड करेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। एक पुस्तक है जो अभी काफ़ी न्यूज में रहा है कि हाल ही में खबरों में रही पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है, तो ये समीर सोनी साहब है, ये एक्टर है अभी, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक समीर सोनी साहब है। ये पुस्तक अभी रिलीज नहीं हुई है, रिलीज होगी नवंबर तक शायद। ओके दोस्तों, और लेकिन एक पुस्तक और है, ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इसके लेखक कौन थे, ये महात्मा गांधी इसके लेखक थे। ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एक ट्रूथ है और एक साइलेंस है। ओके, चलिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में आप लोग चलिए कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, तो इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर और तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। ओके, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने हैं, तो महेंद्र गिरी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई बने हैं। ये उत्तराखंड का जो राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें ये रेंजर हैं। कौन, महेंद्र गिरी, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया, तो इस वर्ष ये 27 मार्च को मनाया गया। आपको पता होगा अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, तो मार्च के शायद लास्ट सैटरडे को, ठीक है, मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर डे मनाया जाता है और इस वर्ष ये 27 मार्च को मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है, तो ये शरण कुमार लिम्बाले जी को। किन्हें, शरण कुमार लिम्बाले जी को मशहूर मराठी लेखक है, सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है, तो विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 12.5%, कितने, 12.5% रहने का अनुमान जताया है, ठीक है। 7.5 से 12.5 के बीच ये ट्रैवल करेगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो बहुत सारे युद्धाभ्यास होते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, खासकर हमारे नेबरिंग कंट्री से जितने भी युद्धाभ्यास है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सारे अभ्यास के बारे में हर एक वीडियो में बताया जाता है जहाँ इससे संबंधित न्यूज होता है। ओके, तो इसलिए फिर से आपसे एक बार निवेदन है कि करंट अफेयर्स की वीडियो को रोज़ फॉलो किया कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास अभी हाल फिलहाल में हुआ हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, वज्र प्रहार। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि वर्ष 2019 के लिए किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये हमारे रजनीकांत साहब को वर्ष 2019 के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2018 के लिए किसे मिला था, तो आपको पता होगा हमारे जो भी अमिताभ बच्चन जी है, सदी के महानायक, उनको मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। अब एक दो प्रश्न और होगा आपके लिए कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। 156 देशों के बीच भारत का कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसमें भारत का स्थान 140 है। ठीक है, किसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके दोस्तों, और एक और इसके साथ ही मैं दे दिया हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को, कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में किस स्थान पर है, तो 149 में 139 और उसमें 156 में 140। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग सूचकांक और दोनों अलग अलग रिपोर्ट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा दोस्तों, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब, 23 मार्च को। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। उसके पहले आप लोग थीम जानिए कि इस वर्ष का थीम क्या था, तो द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान को। किन्हें दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और उनका इस वर्ष ये शताब्दी सालगिरह है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न नहीं करवाया गया था आपको कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है,
तो ये जीता है छिछोरे ने। किसने दोस्तों? छिछोरे ने। दिल बेचारे में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। छिछोरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो कंगना रनौत को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मनोज बाजपेयी और धनुष जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने पबजी एंटी-टेड 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इंडिया भी भाग लेगा, चीन भी भाग लेगा, पाकिस्तान भी भाग लेगा। ओके, चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पबजी एंटी-टेड 2021 सैन्य अभ्यास किसके बीच? तो एससीओ, ओके, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 23 मार्च को शहीद दिवस किन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मतलब इनमें से सभी को फांसी दी गई थी, और इसीलिए हम लोग शहीद दिवस या शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किया है? तो आंध्र प्रदेश में पहली बार जानवरों के लिए एम्बुलेंस चालू किया गया है। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, मतलब मार्च महीने के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, एक प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट करना है। ओके, और यदि आपको थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगा हो ये वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, शिवम, साइनिंग ऑफ।